नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। तो अगर हम सबसे पहले कन्वेंशनल एनर्जी की बातें करते हैं तो ये जानने की पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका एक बार इस्तेमाल मतलब यूज कर लेने के बाद उनको दोबारा से हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि क्या है, कोयला है। अगर एक बार कोयले को इस्तेमाल कर लिया आपने तो दोबारा से क्या होगा, दोबारा से यूज नहीं कर सकते। बाकी ये आपका पेट्रोलियम है ना। पेट्रोलियम के साथ भी क्या है, अगर आप यूज कर लेंगे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेचुरल गैसेज हैं, इनको भी अगर आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो ये ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। जैसे अगर आप पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल अगर आपने गाड़ी में डाला, 1 लीटर डाला तो 1 लीटर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर से आपको दूसरा डालना पड़ेगा। तो क्या है, ये कंज्यूम होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको हम दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते। उन्हें क्या कहते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। दूसरी तरफ आता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वो होती हैं जिनको आप लगातार यूज करते रहते हैं, करते रहेंगे, जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं और उनका इन्वायरमेंट पर बिल्कुल जो कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। उनको क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि सूरज की एनर्जी है और यहाँ पर अपना क्या है, एक सोलर पैनल है। क्या करता है, लाइट आती है सूरज से, सूरज सोलर पैनल पर, और सोलर पैनल क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। दूसरा आपका जो रिसोर्स है वो क्या है, विंड टरबाइन है। विंड टरबाइन क्या करती है, जब हवा चलती है तो क्या होता है, विंड टरबाइन जो ब्लेडें आपको दिख रही हैं ये वाली, ये क्या करती है, रोटेट करती हैं। ये और ये जब ये रोटेट करती हैं तो इनके शाफ्ट के साथ जनरेटर जुड़ा होता है। जनरेटर रोटेट करेगा तो क्या होगा, पावर जनरेट होगा और उसको स्टोर किया जाता है। दूसरी है आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो का मतलब हो गया समथिंग रिलेटेड टू द वाटर। ओके, तो अगर हम हाइड्रो एनर्जी की बात करते हैं तो जो पानी होता है, जैसे आप देखते होंगे कि नदियाँ बहुत कोई बड़ी नदी है बहुत, जिसकी स्ट्रीम बहुत तेज फ्लो हो रही हो, या जैसे कि झरने वगैरह कहीं पर लगे हों तो वहाँ पर क्या करते हैं, हाँ, ये वाली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन होती हैं उनको लगाते हैं। तो क्या होता है, पानी की जो धारा है जब टरबाइन ब्लेड से टकराती है तो टरबाइन ब्लेड क्या करती है, रोटेट करती है। रोटेट करेगी तो उसके साथ जो शाफ्ट अटैच होता है जनरेटर का, वो रोटेट करेगा। उससे क्या होगा, पावर जनरेट होगा। पावर जनरेट करने के बाद क्या करते हैं, उसे स्टोर करते हैं और अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जहाँ पर नीड होती है। तो ये सारे क्या है, रिसोर्सेस हैं। अगर पेट्रोलियम को निकालने की बात करते हैं तो आप पेट्रोलियम को निकालने का एक अरेंजमेंट ये है, देख रहे हैं, ये क्या है, कनेक्टिंग रॉड और लीवर का एक पूरा अरेंजमेंट है। जो जो बड़े बड़े कुएं होते हैं वहाँ उससे तेल निकाला जाता है, ठीक है। और ये रहे आपके पूरे नॉन ये है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी तो ये है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब है जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। रिन्यूएबल का मतलब है जिनका आप कंजप्शन करते रहेंगे, कोई उनको ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ना तो उनकी क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इन्हीं को। तो अगला है आपका क्या, इसी चीज़ पर बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है कि इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, और ना ही इसका कोई निगेटिव इफेक्ट होता है, कहाँ, किस पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर, ठीक है। जो प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो आपकी कन्वेंशनल एनर्जी है आपको उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो क्या है, वो नेचुरल रिसोर्सेस में आती हैं, वो जो वो सेफली बची रहेंगे।
अगर हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ईयर 2014 में इसने डिक्लेयर किया था कि 2014 से 2024 तक का जो पीरियड होगा वो क्या होगा, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल का ये इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, तो जो 10 साल का पीरियड होता है उसे एक डिकेड कहते हैं ना। जैसे आप देखेंगे 2014 से लेकर 2024 तक क्या है, 10 साल हुआ, 10 साल मतलब एक डिकेड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बातें। अब आती है बात रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की। अब हम इसमें ये देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो पहला क्या है आपका, ये सोलर एनर्जी है, और ये दूसरा विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, और बायोगैसेज, थर्मल एनर्जी, और एनर्जी फ्रॉम द वेस्टेज, टाइडल एनर्जी। टाइडल मतलब ये ज्वार भाटा जो आते रहते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइंस लगाते हैं, और जैसे ये आते हैं तो क्या होता है, स्टीम रोटेट करती है और उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करते हैं, हाइड्रो एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, और थर्मल एनर्जी में क्या होता है, जियो थर्मल एनर्जी होती है, मतलब जो हीट होती है उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। और बायोगैसेज वगैरह हैं, ये भी चीज़ें आप लोग को पता है। तो ये सारी जो है रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल अपनी जो गवर्नमेंट है सबसे ज़्यादा फोकस क्या कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर कर रही है, ताकि अपना जो इन्वायरमेंट है वो सेफली बचा रहे, हम लोग के रहने के लायक बना रहे। नहीं तो क्या है कि जितना ज़्यादा हम कन्वेंशनल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में क्या क्या है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज हैं। जैसे हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है। ये ख़त्म तो होते ही हैं, नॉन रिकवरेबल हैं ही, साथ में ये क्या करती हैं, पोल्यूशन को ज़्यादा इमिट करती हैं, जो अपने इन्वायरमेंट के लिए कहा है क्या है, काफ़ी डेंजरस है, और अपने हेल्थ के लिए भी। तो इसलिए गवर्नमेंट इन चीज़ों पर ध्यान दे रही है कि इनका इस्तेमाल कम किया जाए। और वैसे भी हम लोग क्या है कि बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जब हम बाहर से एक क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जितने भी हैं इंपोर्ट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो इसलिए हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में सक्सेस हो गए तो अपनी डिपेंडेंसी जो है कन्वेंशनल एनर्जी पर कम हो जाएगी, और इससे अपनी कंट्री के लिए भी फायदा रहेगा। तो दूसरी चीज़ ये इसमें एक चीज़ और बची है कि एटॉमिक एनर्जी और सेल एनर्जी है ना। अब हम एटॉमिक एनर्जी में अगर बात करते हैं तो जैसे कि ये फॉजिल फ्यूल के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, फॉजिल फ्यूल क्या होती है कि यह भी एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जिसको क्या करते हैं, जो ज़मीन के अंदर जो दबे हुए प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, है ना, बहुत सालों के बाद क्या करते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं ये कन्वेंशनल एनर्जी फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट होने में लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो फॉर्मेशन प्रोसेस है बहुत लॉन्ग है, तो इसीलिए इनके ऊपर डिपेंडेंसी सही नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ें हैं कि अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के मतलब की बात करते हैं तो अभी हमने बताया था कि जिसको हम एक बार क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसको हम रिकवर नहीं कर पाते हैं। अब इसी में क्या होता है, यूरेनियम भी क्या है, एक कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस है। वो भी क्या है, अपने नेचर में पाया जाता है, पर इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम इसको बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे। पर यूरेनियम क्या है, बहुत ही पावरफुल है, इसकी बहुत ही शॉर्ट क्वांटिटी बहुत लॉन्ग टाइम तक पावर को जनरेट करने में सक्षम है। तो कैसे जन पावर को क्या करती है, जनरेट करती है, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो एटम होते हैं वो पावर को जनरेट करते हैं। तो एनर्जी यूरेनियम का इस्तेमाल करके एनर्जी को दो फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन, और दूसरा है न्यूक्लियर फिजन।
अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों का डिफरेंस कि न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन क्या है, तो उसको हम देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर इमेजेज में, तो जो न्यूक्लियर फिजन है इसमें क्या होता है, एक बड़ा एटम होता है, न्यूक्लियर एटम होता है जो अलग अलग मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। एक बड़ा मतलब एक बड़ा यूरेनियम एटम क्या करेगा, दो या दो से ज़्यादा भागों में अपने आप को क्या करता है, तोड़ लेता है। उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन की बात क्या करते हैं, बात होती है तो उसमें क्या आता है कि जो बड़े एटम होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं, मिलकर के एक बड़ा एटम बनाते हैं। तो वो क्या होता है, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो एक चीज़ समझ में आ गई होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। फ्यूजन एक बड़ा एटम दो या दो से ज़्यादा छोटे एटम में टूट जाता है। जैसे आप एक देख रहे हैं यूरेनियम 235 किस में टूट रहा है, बेरियम 141 एंड क्रिप्टॉन 92 में, ठीक है। इसी तरह फ्यूजन में क्या होता है कि जैसे आप इस वाले को देख रहे हैं तो क्या है कि ये छोटे छोटे दो एटम हैं, ये क्या कर रहे हैं, दोनों कंबाइन होके एक बड़ा एटम बनाने की कोशिश में लगे पड़े हैं कि ये बड़ा एटम बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहे अपने न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आपको बता दी है। रिन्यूएबल एनर्जी को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज भी कहा जाता है, और कन्वेंशनल एनर्जी को क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल में मतलब वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको हम क्या करते हैं, रिन्यू नहीं कर सकते। और रिन्यूएबल में क्या होगा आपका, जिसको हम हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे, जिसकी क्वांटिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब अमाउंट अमाउंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये हो गई आपकी, हमने अभी जो बताई है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए, एटॉमिक एनर्जी हो गई, सेल गैसेस हो गए। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में क्या हो गया आपका, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, बायोगैस, थर्मल एनर्जी, और एनर्जी जो वेस्टेज से प्राप्त होती है, और टाइडल एनर्जी मतलब ज्वार भाटा वाली। और इससे एडवांटेज क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने से पॉल्यूशन नहीं होता है, इसका कोई भी इन्वायरमेंट पर निगेटिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। थैंक यू। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को क्या है समझ में आया होगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।